Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है क्लास +1 फिज़िक्स का यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर में से कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? द वर्क डन बाय सच फोर्स which does not depend upon path, depend only on initial and final position। ठीक है, मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो ना तो किसी पाथ पर डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, ना तो वो पाथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो एक बॉडी है यहाँ पर और उस बॉडी ने ए टू बी तक जाना है, ए से लेकर बी तक जाना है, तो वो पहला पाथ ये भी हो सकता है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर से घूमकर भी जा सकते हैं। ठीक है, सो और वो फोर्स लगाकर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। सो इन तीन रास्तों से क्या करेगा कि जो वर्क है वो क्या करेगा, हम तीनों रास्तों से कवर कर सकते हैं। चलकर बाय फोर्स लगाकर ए टू बी तक पहुँचने तक पहले रास्ते से भी जा सकते हैं, सेकंड से भी जा सकते हैं, थर्ड से भी जा सकते हैं। यानी जो बॉडी के द्वारा वर्क डन किया जाएगा फोर्स लगाकर ए से बी तक पहुंचने तक, तो वो वर्क डन क्या होगा, तीनों ही का केसेस का सेम रहेगा। W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W। इन तीनों में जो वर्क डन हुआ कहते वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उस तरह के वर्क डन को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन इसकी बन जाती है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body depends only on initial and final positions of body। ठीक है, सो कहते हैं फोर्स को तब हम कंजर्वेटिव कहेंगे जब कोई बॉडी के द्वारा वर्क डन जो हो रहा है बाय और अगेंस्ट द फोर्स, वो जो भी वर्क डन हो रहा है बाय और अगेंस्ट द फोर्स एक बॉडी को मूव कराने में, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो उस टाइप की फोर्स को हम बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो इस तरह से आपको एक फिगर दी गई, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, ठीक है, हेयर इज पॉइंट ए बी सी। ठीक है, तो कहते हैं सपोज करो एक बॉडी यहाँ पर है मास m, अगर बॉडी को सी तक पहुँचना है तो वो डायरेक्ट भी जा सकता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं हम l। ठीक है, और ये हमारा रास्ता आ गया पहला, किसी सी तक पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकता है। दूसरा सेकंड पाथ आ जाता है ये, वो ए टू बी भी जाएगा, फिर बी टू सी तक पहुँचेगा, इस तरह से ये आ गया हमारा सेकंड पाथ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने किया है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, सो अगर हम पहले वर्क डन निकालें इस केस में, तो यहाँ पर वर्टिकली एक्टिव लग रही है डाउनवर्ड फोर्स एम जी। ठीक है, और इस साइड हमारी क्या है, फोर्स जो लग रही है वो किस कंपोनेंट के बराबर होगी, एल कंपोनेंट के बराबर। तो
अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है और ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये पूरा एंगल फिर क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जो है फोर्स, चलो मान लेते हैं फोर्स किसके इक्वल आ गई है अब mg के इक्वल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी s कितना है l, कॉस थीटा की वैल्यू क्या ली हमने 90 प्लस थीटा। ये किस केस में, फर्स्ट केस में। तो वैल्यू आ गई कॉस 90 प्लस थीटा जब वर्क डन हो रहा है फर्स्ट पाथ में, जो हमने फर्स्ट पाथ माना ए टू सी। तो कॉस 90 प्लस थीटा हमेशा किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस mgl साइन थीटा। हमेशा याद रखना कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। सो वर्क डन जो आया हमारा फर्स्ट केस में वो क्या आया, माइनस mgl साइन थीटा। अब हम दूसरा पाथ लेते हैं जब a टू b तक जाएगा बॉडी, फिर b टू c तक फिर फाइनली पहुंचेगा। ठीक है, जानी हमारा जो सेकंड वर्क डन है वो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम a टू b प्लस वर्क डन फ्रॉम b टू c। अब देखो a से b तक अगर चलेगा तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है हमारा। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या आएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो अगर इस तरफ जाएगा वर्टिकली एक्ट करेगा वेट डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी इस तरफ। तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। यानी अगर इस केस में हम एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे तो एफ एस कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जहाँ पर हम पहले ही मान लेते हैं कि डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा 0। बची बात बी से सी तक। तो बी से सी तक देखो अगर बॉडी यहाँ तक पहुँच जाती है, ये है मास m, तो इसका एफबीडी डायग्राम बनाते हैं। ये है पॉइंट मास m, यहाँ पर पहुँचा, एक फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है अपवर्ड। तो यानी कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ एस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सो सेकंड वर्क डन इक्वल्स टू एफ की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है l, और cos 180 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो W2 जो वर्क डन सेकंड पाथ के थ्रू भी हमारा क्या आया mgl माइनस ऑफ साइन थीटा, और वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ भी हमारा कितना आया माइनस mgl साइन थीटा। यानी W1 किसके इक्वल हो गया W2 के। सो इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रूफ हो गई, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ के जो पोजीशंस है उस पर डिपेंड करेगी। पाथ कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है। सो इससे प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूफ करो हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप इस तरह से उसे प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमें क्या पता चली कि जो वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed path is always 0। अगर एक क्लोज्ड पाथ में आप वर्क डन कर रहे हो कोई, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ हमेशा वो क्या होगा 0। लाइक जैसे A टू B गया कोई पर्सन यहाँ पर, फिर B से C तक गया, C से D तक पहुँचा, D से E तक पहुँचा, फिर E से A तक गया। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा एक क्लोज्ड पाथ, और इस क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन आएगा वो हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, और एक बात है उन्होंने हमें पॉइंट नोट करना है। कहते हैं इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन
टोटल वर्क डन इज ज़ीरो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो आती है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। इट इज़ ओनली वैलिड, ये कब वैलिड होगा? इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा? जब फोर्स क्या होगी? हमारी कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? तो अभी अब तक हमने बात की कंजर्वेटिव फोर्स की, अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है? ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बिटवीन टू पोजिशंस। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या था कि जो वर्क डन था वो डिपेंड नहीं करता था पाथ पर, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता था। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा? जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा कि कौन से पाथ से उसे फॉलो किया जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए से बी तक जाना है पर्सन ने, तो एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जितना वर्क डन ए से बी तक जाने में लगेगा वो इक्वल टू नहीं होगा वर्क डन बाय सेकंड पाथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो डैट मीन्स इस केस में क्या होगा कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा वर्क डन, उस केस में जो फोर्स होगी उसे हम क्या कह देंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल में आ जाती है लाइक फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस एंड टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स रिएक्शन। ये सारी एग्जांपल्स किसके अंडर आ जाती हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर। सो नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपको इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। फोर्स एफ दी गई होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और पूछा गया होगा कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है और नहीं। ठीक है, तो इनको कंजर्वेटिव पता करने का जो है एक मेथड हम यूज़ करते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। और वो मेथड क्या है? हम सपोज कर लेते हैं, इस टर्म को मान लेते हैं ये है हमारी एफ एक्स टर्म और ये टर्म है हमारी एफ वाई टर्म। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई मान लिया। ठीक है, सो पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे? करली एफ एक्स ओवर करली वाई इक्वल्स टू करली एफ वाई ओवर करली एक्स। पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे, मीन्स इस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर जो एफ वाई टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एफ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स, तो एक्स को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो दोनों अलग अलग टर्म्स आ गई। तो डैट मीन्स इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ज़ीरो ही आएगा, और एफ वाई था हमारे पास वाई, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर एक्स टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ज़ीरो। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होगी? करली एफ वाई ओवर करली जेड इक्वल्स टू करली एफ जेड ओवर करली वाई। मीन्स ये जो एफ वाई है उसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करो, तो जेड है, जेड यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। और करली एफ जेड तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स ज़ीरो वाली टर्म हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है? करली एफ एक्स ओवर करली जेड इक्वल्स टू करली एफ जेड ओवर करली एक्स।
एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करो, जेड जहाँ पर दोबारा नहीं है तो फिर से ज़ीरो, और एफ जेड तो है ही नहीं दोबारा, तो उसको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा वो भी ज़ीरो, क्योंकि जहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या जेड जे के कैप होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, सो वो एफ जेड बन जाता। सो जब एफ जेड है ही नहीं तो उसकी क्या आ जाएगी, डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो। तो आपने देखा दोनों ही तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड, जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो, मीन्स जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है उतनी ही वैल्यू राइट हैंड साइड पर आ रही है। जब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं देन हम क्या बोल देते हैं, गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। आपने लिख देना है ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, so given force is कंजर्वेटिव। जब इस तरह से सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हम बोल देते हैं कि जो हमारी गिवन टर्म है वो क्या है, कंजर्वेटिव। सो ये फोर्स हमारी क्या आई, आंसर कंजर्वेटिव। ये एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आपको इस तरह से फोर्स दी गई है, इसको मान लेते हैं एफ एक्स, इसको मान लेते हैं एफ वाई, दोबारा पूछा गया है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो पहली कंडीशन अप्लाई की, कर ली एफ एक्स ओवर कर ली वाई इक्वल्स टू कर ली एफ वाई ओवर कर ली एक्स। मीन्स इस एफ एक्स वाली टर्म को यानी 3y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y तो है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 3। एफ वाई जो है 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x भी है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 3। पहली कंडीशन तो बराबर आ गई। दूसरी कर ली एफ एक्स ओवर कर ली जेड इक्वल्स टू कर ली एफ जेड ओवर कर ली एक्स, और जो एफ एक्स है उसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करो, जेड तो है ही नहीं इसमें तो ये ज़ीरो आएगा, और एफ जेड भी नहीं है तो उसको एक्स के साथ कहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी ज़ीरो। थर्ड कंडीशन कर ली एफ वाई ओवर कर ली जेड इक्वल्स टू कर ली एफ जेड ओवर कर ली वाई। सो एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू जेड करो, तो यहाँ पर जेड टर्म तो कोई भी नहीं है, तो डैट मीन्स डिफ्रेंशिएट किससे करोगे तो ज़ीरो आएगा। अब एफ जेड को हमने यहाँ पर एफ जेड कोई टर्म नहीं है तो किसको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी आ जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पर देखा 3 कंडीशंस यहाँ पर भी क्या हो रही हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो जो गिवन फोर्स है वो हमारी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ। अच्छे से इस वीडियो को देखना है होमवर्क अटैम्प्ट करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे उसी में से आपको आंसर मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको डेफिनेशन बतानी है, ये बताना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, सेकंड में पूछा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। थर्ड अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है, फोर्स अगर आपको इस तरह से गिवन होगी तो आपने प्रूफ कैसे करना है कंडीशंस अप्लाई करके कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी टेक राउंड ट्रिप व्हाट शुड बी द वर्क डन। जब एक बॉडी राउंड ट्रिप लेती है, राउंड ट्रिप मतलब किसी क्लोज्ड पाथ में घूमती है, तो उस क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना आता है। सो फिफ्थ क्वेश्चन, आपने एक एक एग्जाम्पल बतानी है कंजर्वेटिव फोर्स की और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।